जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कामरान खान एडवोकेट हमारे साथ हैं और प्रोग्राम का आगाज जो है वो कामरान भाई करेंगे। तो जी कामरान। मैं हूं आपका होस्ट कमरान खान और आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन लॉ विद जाहिद चौधरी। जैसा कि आपको पता है ये प्रोग्राम मकामी वक्त के मुताबिक 6 बजे पेश किया जाता है। ये प्रोग्राम जो आप लोग हमसे सवालात करते हैं उसकी रोशनी में तरतीब दिया जाता है और जाहिद चौधरी साहब आपके दिए जाने वाले तमाम सवालात का जवाब इस प्रोग्राम के जरिए आपको देते हैं। चलते हैं जाहिद चौधरी साहब की तरफ और उनसे आपके पूछे जाने वाले सवालात का जवाब लेते हैं। जी चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम कामरान। पहले तो ये है कि थैंक यू वेरी मच, क्योंकि वो लालच में तो आप हम इकट्ठे थे, तो अब ये जो यूके इमिग्रेशन लॉज विद जाहिद चौधरी है इसमें भी आप अब हमारे साथ हैं। तो जी शुक्रिया बिल्कुल। आपके टाइम का भी। और हम समझते हैं कि हमारे देखने वाले जो हैं वो जीएमसी नेटवर्क पे ये जो प्रोग्राम है ला के हवाले से इसमें आपकी मौजूदगी और आपके जो होस्ट करने का अंदाज है उसको उम्मीद करता हूँ कि वो पसंद करेंगे। ये देखें, जिस तरह से आपने अपनी इंट्रोडक्शन में बताया है कि ये एक मुख्तसर दुरानिया का प्रोग्राम होता है, हाफ एन आवर 35 मिनट्स का। इसमें जो लोगों ने हमसे सवालात भेजे होते हैं व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल्स के जरिए और दीगर मॉड्यूल के जरिए, तो कोशिश होती है कि उनके जवाब दिए जाएं और उनको वो इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए जो कि उनके लिए फायदेमंद हो और उनको कम से कम इतना पता चल जाए कोई भी स्टेप लेने से कि वेयर दे स्टैंड। तो ये मकसद सिर्फ इस प्रोग्राम का करने का ये है कि अवाम की खिदमत, लोगों की सेवा। अपने आपको भी पता है कि यहाँ पे लाइफ कितनी बिजी है और खास तौर पर लॉ का प्रोफेशन बड़ा चैलेंजिंग और डिमांडिंग है। उसमें से वक्त निकालना जो है वो सिर्फ ये है कि शायद अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए और ये जो लोगों की खिदमत है इस सिलसिले में अल्लाह ताला जो है अगर हम किसी की अपने बहन भाई की खिदमत कर सकते हैं तो हमें उसके लिए जो है वो खुशी होगी। तो अब जी चलते हैं फिर क्वेश्चंस की तरफ। जी क्या क्वेश्चन है आपका जी जी पहला? जी, सबसे पहला क्वेश्चन तो जो हमें आया है मैसेज के जरिए डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। ये वो कहते हैं जो एप्लीकेशन होती है डोमेस्टिक वायलेंस की, ये कब और कैसे हम कर सकते हैं और किस बुनियाद पर हम कर सकते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस किस तरह की हो तो हम कर सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो सवाल जिन्होंने पूछा है मैं समझता हूँ कि ये इसके जवाब से बहुत सारे लोग जो हैं उनका फायदा हो जाएगा। पहली बात जी तो ये बिल्कुल। है कि एक बात ये समझ लें कि अगर आपके पास वीजा अंडर इमिग्रेशन पैराग्राफ 281, यानी जिसको हम कहते हैं एंट्री क्लियरेंस एज अ स्पाउस, वो हो, या फिर आपके पास अंडर 280 पैराग्राफ 284, यानी आप मतलब सपोज करें कि स्टूडेंट वीजे पे आए थे, उसके बाद आपने उसको स्विच कर लिया स्पाउस वीजे के ऊपर, तो फिर आप स्पाउस वीजे के ऊपर। तो अगर आपके पास स्पाउस वीजा, तो ठीक फिर हो ही गया। आप डोमेस्टिक वायलेंस का जो 289 ए पैराग्राफ है इमिग्रेशन रूल का, उसका इस्तेमाल तभी आप कर सकते हैं, इसके बगैर नहीं। मतलब सपोज करें कि एक शख्स आया यहाँ पे स्टूडेंट वीजे के ऊपर, उसके ठीक हो बाद गया। उसने अपनी बीवी को या बीवी ने अपने हस्बैंड को बुला लिया। अब वो स्पाउस वीजे पे नहीं है, वो है डिपेंडेंट ऑफ पॉइंट बेस्ड सिस्टम। ठीक हो गया। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में आपकी एप्लीकेशन जो है, अगर आप इफ यू आर अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, तो फिर आपकी एप्लीकेशन जो है अंडर पैराग्राफ 289 ए, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस को डील करता है, उसके अंदर नहीं होगी। ये बहुत कम ठीक लोगों को पता होता है। वो हर चीज को जो है वो इसके अंदर लाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बड़ी मोटी सी बात बता दी है कि देखें, अगर आप स्पाउस वीजे के ऊपर है, ठीक है, ठीक। इधर एंट्री क्लियरेंस या आप यहाँ पे लीव टू रिमेन आपको मिली हुई है एज ए स्पाउस, और आप अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से आप समझते हैं कि आप यू आर अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, तो आप फिर ये है कि होम ऑफिस में एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब जो आपने ठीक हो सवाल गया। किया कि ये डोमेस्टिक वायलेंस क्या होती है, लोगों को ये समझ लेना चाहिए। होम ऑफिस की जो अपनी डेफिनेशन है उसके मुताबिक होम ऑफिस सिर्फ फिजिकल हार्म की हद तक नहीं है।
लेट्स ठीक सपोज हो करें गया। अगर कोई दूसरा फ्रीक है, वो बड़ी कंट्रोलिंग उसकी अथॉरिटी है, नेचर है, वो कंट्रोल करता है दूसरे फ्रीक को। इसी तरीके से फाइनेंशियल, क्या आप पैसे कमाते हैं, आपसे सारे पैसे छीन लिए जाते हैं, आपको खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता है, इस तरह के क्या है, मेंटल टॉर्चर, साइकोलॉजिकल जो होता है टॉर्चर, ये सारी जो होम ऑफिस की अपनी डेफिनेशन है ये डोमेस्टिक वायलेंस की, उसमें आता है। तो इसलिए ठीक अगर हो गया। कोई भी शख्स ये समझता है, सम टाइम लोग कहते हैं जी कि देखें कोई फिजिकल वायलेंस नहीं है लेकिन साइकोलॉजिकल है, ये जनाब पैसों का है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, ये सारी चीजें हैं। तो अगर ये सारी चीजें मौजूद हों तो फिर भी आप डोमेस्टिक वायलेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें दो ठीक हो। चीजें हैं, इसमें दो स्टेप होते हैं। एक तो यह है कि आप सबसे पहले डोमेस्टिक वायलेंस कंसेशन के लिए अप्लाई करते हैं। इसमें ये होता है कि आप उनसे कहते हैं कि देखिए मैं डेस्टिट्यूट हूँ, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, मेरे होम ऑफिस की फीस वगैरह जो है वो नहीं दे सकता या दे सकती, तो मुझे जो है वो ये अलाउ किया जाए कि मैं बेनिफिट जो है वो सर्टन अप्लाई कर सकूं। तो ये ठीक जो हो। एप्लीकेशन में जो पहला स्टेप होता है, ये नॉर्मली डोमेस्टिक वायलेंस कंसेशन जो है इसमें आपका हो जाता है, और होम ऑफिस आपको 3 महीने का एक नया रेजिडेंस कार्ड बना के भेज देता है, और उस पे लिखा होता है कि पब्लिक फंड अलाउड। तो उसमें फिर ये होता है कि आप पब्लिक फंड लेके और उसके लिए अप्लाई कर ठीक। सकते हैं। अगर आप को ये मिल गया है तो मैं ये आपको सजेस्ट करता हूं कि आप अप्लाई किया करें पब्लिक फंड्स के लिए, क्योंकि ठीक। 3 महीने के बाद फिर आपने, 3 महीने खत्म होने से पहले, यानी वो जो 3 महीने का वीजा आपको मिला हुआ है उससे पहले फिर आपने एक दूसरी एप्लीकेशन करनी है, जिसमें फिर आप सारी वजूहात बताएंगे, कब आए, क्या हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, ये सारी चीजें बताएंगे आप। तो फिर उसमें अगर आप बताएंगे कि आप बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं तो फिर आप की फीस माफ हो जाएगी। ठीक हो अदरवाइज गया। तो, क्योंकि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस की एप्लीकेशन होती है, ये एप्लीकेशन होती है फॉर इनडेफिनेट लीव टू रिमेन, ये डिस्क्रिशनरी लीव के लिए नहीं होती। यानी अगर आपकी सेट, इसको कहते हैं सेट डीवी है, यानी सेटलमेंट ऑन अ बेसिस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो अगर ये आपकी एप्लीकेशन जो है वो ग्रांट हो जाती है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या होता है कि आपको डायरेक्टली इंडेफिनेट मिल जाता है। और फिर मजे की बात है कि इसमें आपको इस एप्लीकेशन में, वैसे तो आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करें तो आपको लाइफ इन यूके और इंग्लिश टेस्ट जो है वो पास करना पड़ता है, सही लेकिन बात। डोमेस्टिक वायलेंस की एप्लीकेशन करने के लिए ना तो आपको लाइफ इन यूके पास करना पड़ता है और ना ही आपको इंग्लिश टेस्ट पास करना पड़ता है। तो ये ठीक हो एक गया। तो मैंने बता दिया कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होती है, फिर मैंने बता दिया कि इसकी एप्लीकेशन मैंने कैसे करनी है। फिर जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जी इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक हो। देखिए सिर्फ होम ऑफिस ये कहता है कि कोई इंडिपेंडेंट असेसमेंट होनी चाहिए, ठीक हो ठीक है, गया। यानी कहीं से कोई इंडिपेंडेंट असेसमेंट हो जो कि ये कहे कि यस वी बिलीव दैट कि ये जो शख्स है, ये जो खातून है या ये जो मर्द है, ये डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम है। आप मसलन सपोज विक्टिम। करें कि पुलिस इन्वॉल्व है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, पुलिस ने प्री कैंप से स्टेटमेंट्स ली हैं, तो पुलिस में क्राइम रेफरेंस होगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर जैसे वुमेन एड हैं, उनके पास या इस तरह के और इदारे जो हैं, वो भी प्रॉपर असेसमेंट होती है। अगर वो अपनी असेसमेंट बना के, सम टाइम ये होता है कि आप जाते हैं इन इदारों के पास और वो आपको सिर्फ एक लेटर देते हैं कि ये शख्स हमारे पास आया था, इसने हमें ये बताया, बस। तो वो कहते हैं कि ये ठीक। तो जो कुछ आपने उनको बताया वही उन्होंने लिख दिया, उनकी अपनी हम्म। असेसमेंट का। तो लिहाजा जब ठीक। भी आप ये करें तो उसमें आप उनसे कहें कि आप अपनी असेसमेंट बताएं कि ये हमारी असेसमेंट है कि ये बंदा जो है या ये बंदी जो है, ये डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम है। इसी विक्टिम। तरीके से उसके ऊपर एक स्कैट्रिस्ट रिपोर्ट बना दें, कोई स्टैटिस रिपोर्ट जो है वो आपको प्रॉपर, क्योंकि वो भी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट हो जाएगी कि एक बंदा जो है वो आपको कहेगा कि मैंने इनको असेस किया है, मैं ये समझता हूँ मैंने ये, वो बड़ी डिटेल रिपोर्ट होती है। तो इसमें यानी ये जो मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए, इसके अलावा कोई भी इंडिपेंडेंट विटनेस है आपके पास जो कहता है कि हाँ
मैंने ये वायलेंस होता है देखा है, मैं विटनेस है इसका, तो आप उनकी स्टेटमेंट ले लें। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने अपने जीपी से इस बात का जिक्र किया है, तो आप वहां से अपना लेटर ले लें कोई वहां पे। अगर कोई फिजिकल इंजरी हुई हुई है और उसको आपने रिपोर्ट किया हुआ है, तो वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना दें। क्योंकि ये जो अपेंडिक्स एफएम है, उसमें स्पेसिफाइड एविडेंस लिखी हुई है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस। ठीक हो गया। आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि जी हम डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम हैं, लेकिन उनके पास कोई भी जो है वो एविडेंस नहीं होती। जैसे मैंने कहा है कि आप फाइनेंशियल फीस है, तो आप बता सकते हैं कि देखें ये मैं जॉब करता हूँ या करती हूँ, ये मुझे पैसे मिलते हैं, लेकिन ये सारे पैसे मेरे अकाउंट से निकाल लिए जाते हैं और मुझे जनाब कुछ नहीं। तो आपको इसी तरीके से जब कंट्रोलिंग बिहेवियर की बात है, तो उसमें हो सकता है कोई आपसे कहने जी आपने हिजाब करना है, आपने जुब्बा पहनना है, आपने ये करना है, तो उसकी एविडेंस जो है वो भी आपके पास होगी। आपकी कोई फ्रेंड होगा, आपका कोई दोस्त होगा जो आप जिससे आपने बात की होगी, वो कहेगा हाँ ये ऐसी बात है। कोई किसी को रोकता है कि आप अपने माँ बाप को नहीं मिल सकते, आप बहन भाइयों से नहीं मिल सकते, आप अपने जो है वो फ्रेंड्स के नहीं मिल सकती, तो ये सारा कंट्रोलिंग बिहेवियर है। तो ये सारी अगर आपके पास एविडेंस मौजूद है, तो फिर जो है वो मोस्ट लाइकली ये है कि होम ऑफिस आपकी डोमेस्टिक वायलेंस की बेस के ऊपर जो एप्लीकेशन है उसको अप्रूव कर देगा और आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जो है मिल जाएगा। मेरे ख्याल में मैंने काफी डिटेल से ये डोमेस्टिक वायलेंस बिल्कुल। के इश्यू को बता दिया है। फिर भी अगर हमारे देखने वालों के ज़हन में डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से कोई सवाल हो, तो वो जो है वो जिस तरह से सवाल भेजते हैं लोग, आप हमें व्हाट्सएप के जरिए या हमारा जो नंबर है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, वहां से लेके हमारी ईमेल एड्रेस भी वहां मौजूद है, तो वो हमसे पूछेंगे और नॉर्मली हम इस प्रोग्राम में आपके सवाल जो है वही लेते हैं। आई होप कि जिन्होंने सवाल पूछा था डोमेस्टिक वायलेंस का, उसका जवाब हमने दे दिया। जी, अगले सवाल की तरफ। जी सर, सवाल एक एक बंदे ने अप्लाई करना है जून में जी, फर्दर लीव टू रिमेन के लिए, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए, लेकिन उसने जॉब चेंज कर दी है। अभी उसके ठीक है, 4 स्लिपें बाकी हैं, लेकिन उसने जॉब चेंज कर दी है। ठीक है। तो वो पूछा रहा है कि आया कि वो 2 पिछली स्लिपें लगा दे और 4 ये लगा दे और 6 अगली लगा दे, या क्या करे, वो उसको किस तरह अप्लाई करना चाहिए? हाँ, नहीं ये क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। देखिए, अगर आपने रिसेंटली जॉब चेंज की है और उस नए एम्प्लॉयर के साथ जो है वो आपके अभी 6 मंथ नहीं हुए, तो फिर आप एप्लीकेशन तो कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको पिछले 12 मंथ की पे स्लिप देनी पड़ेगी। ठीक ठीक हो है, गया। और जी उसमें बिल्कुल। आपने ये ख्याल जरूर करना है कि जब आपने पहली जॉब छोड़ी है तो दूसरी जॉब जो खत्म की है उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। ठीक हो अगर गैप है तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा तो फिर आप थोड़ा वेट कर लें और जो जब आपके नए एम्प्लॉय के साथ 6 महीने पूरे हो जाएं तो फिर एप्लीकेशन करें। एक सूरत हाल हो सकती है कि हाँ, अगर आप जैसे आपने कहा कि 2 महीने ये है, पिछले आप 10 महीने की आप लगा के अगर उसमें गैप भी है, तो अगर आप 18,600 की थ्रेश होल्ड पूरा करते हैं, ठीक है ना, जी एवरेज, जी। तो फिर आपकी एप्लीकेशन जो है वो हो सकती है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जब अगर आप रिलाय कर रहे हैं अपनी प्रीवियस जॉब के ऊपर, तो फिर आपको प्रीवियस एम्प्लॉयर जो है उससे लेटर भी लेना पड़ेगा। ठीक है जी, जिसमें ठीक वो बताएगा कि ये हमारे साथ इतना काम किया परमानेंट जॉब के ऊपर, ये इतने पैसे हमारे यहाँ काम कर रहा था। और फिर ना सिर्फ आपने पुरानी वेज स्लिप लगानी है, बल्कि उस पीरियड की जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी साथ लगानी है। ठीक हो गया। ठीक है, वो भी साथ लगानी है। तो ये दोनों बिल्कुल। चीजें वो कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में अगर नए एम्प्लॉयर के साथ उनके 6 मंथ नहीं हुए, तो फिर वो पिछले के ऊपर लाइक उनको 12 मंथ के डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। आई होप ये आंसर दैट क्वेश्चन। अगर ये इस तरह है कि मियाँ बीवी दोनों पार्टनर जो हैं, उन दोनों को जो है ना वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट थ्रेशोल्ड कर रहे हैं, एक की जॉब जो जी, है मिस हुई है या चेंज हुई है, दूसरे की नहीं हुई, तो आया दोनों की 12 मंथ की लगेगी या सिर्फ एक की लगेगी 12 मंथ की? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बात तो क्लियर है कि एक बंदा जो ऑब्वियसली
जो अपने एम्प्लॉयर के साथ 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा काम कर रहा है, उसको तो फिर प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट की तरफ नहीं जाएगा वो ठीक हो सिर्फ गया। जो उसकी 6 महीने की चीजें जो हैं वो लगेंगी। वो ठीक है। पार्टनर जिसने नई जॉब शुरू की है, ये उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी कि वो फिर 12 महीने के डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगाएगा। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में जो फरीक नई जॉब में है, सिर्फ उसके डॉक्यूमेंट 12 महीने के लगेंगे। जो रिक्वायरमेंट 6 महीने की पूरी कर रहा है, उसके लिए ये जरूरी नहीं है। ठीक है जी? ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आया है कि वो कहते हैं हम अप्लाई करना चाहते हैं टियर 2 के जो लाइसेंस होता है ना उसके लिए, तो उसका वो जी। कह रहे थे थोड़ा सा प्रोसीजर हमें बता दें, वो कैसे लेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इस बारे में थोड़ा सा रोशनी डाल दें प्लीज। अच्छा, ये क्योंकि आपको पता है कि अब यूके के अंदर पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो है वो जनवरी से शुरू हो चुका है। अब अ, क्योंकि पहले ये होता था कि जो यूरोपियन होते थे, उन बेचारों की तो बड़ी मौजें लगी होती थी, उनको जी ये बिल्कुल। स्पॉन्सर की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन अब ये है कि अगर यूके के बाहर से आपने कोई भी एम्प्लॉय हायर करना है, तो उसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि आपके पास होम ऑफिस का अप्रूव्ड लाइसेंस होना चाहिए। ठीक बिल्कुल है? ठीक हो गया। ये इसमें दोनों चीजें हैं। ये एक तो टीयर 2 की हमने बात की, टीयर 4 का भी यही है। यानी सपोज ठीक है। करें कि आपने एक कॉलेज खोला है या यूनिवर्सिटी खोली है, ठीक है, और आप यूके से बाहर से स्टूडेंट को इनरोल करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए भी आपको टीयर 4 का लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक हो गया। ठीक है? तो टीयर क्योंकि टीयर वो लाइसेंस हासिल करने की रिक्वायरमेंट भी सेम ही है, इसलिए मैंने बीच में वैसे टीयर 4 लगा दिया है। लेकिन क्योंकि जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, चाहे वो टीयर 2 का हो, चाहे वो टीयर 5 का हो, चाहे वो टीयर 4 का हो, उसके लिए रिक्वायरमेंट एक ही है। ठीक है? ठीक हो। अब सपोज करें कि हम जनरल बात करते हैं कि आप एक एम्प्लॉयर हैं, आपने कंपनी रजिस्टर की हुई है और ए बी सी कोई भी आप बिजनेस करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करेंगे कि आपने जो कंपनी हाउस में अपनी कंपनी रजिस्टर की हुई है, उसका डॉक्यूमेंट साथ लगेगा। फिर आपने जो बिजनेस अकाउंट खोला हुआ है, उसके ठीक हो डॉक्यूमेंट गया। साथ लगेंगे। फिर आपने फॉर पर्पज ऑफ टैक्स जो कंपनी को रजिस्टर कराया हुआ है एचएमआरसी में, ठीक है, हर मजदूरी का जो रेवेन्यू है उसमें, तो ऐसी सूरत हाल में उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी लगेंगे। फिर जिस जगह से आप अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी दुकान है, कोई मॉल है, कोई ऐसी चीज है, तो उसमें कोई टेनेंसी एग्रीमेंट या लीज, ये सारी चीज जो है ये आपने करनी है। तो ये मोटी मोटी चीजें जो हैं वो मैंने बता दी हैं। इसके लिए ये होता है कि हमें 3 बंदों की डिटेल देनी पड़ती है होम ऑफिस। उसको नंबर 1 हम कहते हैं जी कि की कांटेक्ट, कि ये जो एम्प्लॉयर मैनेजमेंट सिस्टम होगा, इसके बारे में अगर होम ऑफिस ने बात करनी है तो वो किससे करेगा। तो उसके लिए हमारे ठीक। पास एक बंदा होना चाहिए जिसको हम कहेंगे की कांटेक्ट। फिर इसके बाद एक होता है लेवल 1 यूजर। ये लेवल 1 यूजर वो होगा जो कि होम ऑफिस जब आपको लाइसेंस दे देता है और आगे आपने सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू करना है, तो ये जो लेवल 1 यूजर है, ये वो जो एम्प्लॉयर मैनेजमेंट सिस्टम है, ये उसको इस्तेमाल कर सकेगा। ठीक है? दूसरा कोई नहीं कर सकता उसको फिर। तो ठीक वो हो गया। वो उसको इस्तेमाल करके तो वो फिर लाइसेंस जो है वो इशू वो फिर सीओएस यानी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू करेगा। उसमें जिस बंदे को आप बुलाना चाहते हैं उसका नाम, उसके डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, उसके पासपोर्ट की डिटेल, उसको आपने जॉब क्या दी है, उसको आपको कितने घंटे वो काम करेगा, जॉब की नेचर क्या है, टाइटल क्या है, वो एक लंबा चौड़ा है। तो वो लेवल 1 यूजर है। अब किसी वजह से अगर लेवल 1 यूजर जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो वो अपनी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये डेलीगेट कर सकता है लेवल 2 यूजर को। लेकिन वो लेवल 2 यूजर जो है उसकी डिटेल भी होम ऑफिस के पास मौजूद होनी चाहिए। ये मौजूद 3 होना चाहिए। बंदों की डिटेल जो है ये भी आपने उनको देनी है। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि हाँ, अगर आप समझते हैं कि एक ही बंदा जो है वो की कांटेक्ट भी होगा, लेवल 1 यूजर भी होगा, लेवल 2 भी यूजर होगा, तो ऐसे सूरत हाल में हो सकता है
लॉ में ऐसी गुंजाइश मौजूद है कि आप एक ही बंदे की डिटेल्स दें और कहें कि जनाब यही बंदा जो है ये की कॉन्ट्रैक्ट भी है, लेवल 1 यूजर भी है और लेवल 2 यूजर भी है। लेकिन फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम माय प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू, मैं ये कहूंगा कि एक ही बंदे पे सारी चीजें ना डाल दो। ठीक है, इसलिए आप कम से कम ये है कि एक की कॉन्टैक्ट और एक आपके पास लेवल 1 यूजर जो है वो मौजूद होना चाहिए, या फिर यह है कि की कॉन्टैक्ट जो है उसको 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें कि वो की कॉन्टैक्ट भी हो जाए और लेवल 1 यूजर भी हो जाए, और लेवल 2 यूजर आप किसी और को बना दें, ताकि देखें एक बंदे को अगर आपने बनाया हुआ है, वो खुदा ना खास्ता वो बीमार है, अस्पताल में है, ट्रेवल कर रहे हैं, बस में है, तो वो ऐसे सूरत हाल में मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन लॉ की पोजीशन यही है कि आप जो है वो करेंगे, आप एक बंदा भी कर सकता है तीनों पोजीशंस के लिए अपनी। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि होम ऑफिस ये देखेगा लाइसेंस देने से पहले कि क्या आपके पास एचआर प्रॉपर एचआर सिस्टम है। एचआर सिस्टम ये होता है कि आपके पास कितने एम्प्लॉइज हैं, अगर आप एम्प्लॉय रखते हैं तो फिर उसकी आप अटेंडेंस कैसे लेते हैं, वो बीमार हो जाए तो उसका रिपोर्ट कैसे करते हैं, वो ना आए तो फिर आप क्या करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपका एचआर सिस्टम या एचआर डिपार्टमेंट जो है वो पूरा करता है। ठीक है, एक तो ये है कि वो आपका एचआर सिस्टम देखते हैं, फिर दूसरा वो ये देखते हैं कि ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है जी, ठीक हो गया। उसके लिए तो ये है कि आप एक बंदे को बुला रहे हैं जिसको आपने तकरीबन 25,600 पाउंड जो है वो आपने बेच देनी है। तो अगर कंपनी पैसे ही नहीं कमा रही और एचएमआर रेवेन्यू में उसकी सारे लॉस ही शो हुए हुए हैं, तो ऐसी सूरत हाल में तो फिर होगा। इसमें एक सूरत हाल हो सकती है कि देखें मसल सपोज करें कि मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है, तो जी उसी सूरत हाल में तो मेरी टर्नओवर अभी तो उस तरह से तो नहीं होगी, लेकिन उसमें जो हमारा बिजनेस प्लान बनता है उसमें ये सारी चीजें लिखी होती हैं कि जनाब पहले साल ये बिजनेस कितना रेवेन्यू जनरेट करेगा, दूसरे साल कितना करेगा, तीसरे साल कितना करेगा, रेवेन्यू कहाँ से आएगा। तो ऐसे सूरत हाल में हमें साथ जो अगर नया बिजनेस है तो फिर उसमें हमें साथ अपना जो बिजनेस प्लान है, जो हमारे अकाउंटेंट साहब का लेटर है, ये सारी चीजें जो है ये भी हमें सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये वो मोटी मोटी चीजें जो हैं वो मैंने बताई हैं, क्योंकि ये क्वाइट कॉम्प्लेक्स एरिया ऑफ लॉ है। मैं सिर्फ ये सजेस्ट करूंगा कि इसको खुद करने की कोशिश अगर आप करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट अनफ हैं तो कर लें, लेकिन करने से पहले कम से कम वो बंदा जिसको पता है उससे एक दफा कंसल्ट कर लें, उससे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो दिखा लें, ताकि ये क्योंकि एक्सपेंसिव एप्लीकेशन होती है, पैसे भी इसके ऊपर काफी लगते हैं, तो ये ना हो कि आप अपना टाइम एनर्जी और पैसे जो है वो इसके ऊपर जाया करें। तो ये जीएमसी नेटवर्क का प्लेटफॉर्म और यूके इमिग्रेशन लॉ विद जाहिद चौधरी, ये प्लेटफॉर्म है ही लोगों के लिए, आवाम की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए ऑफिस में आएंगे तो पैसे चार्ज करूंगा, यहाँ पे कोई सवाल पूछते हैं तो वो मैं आपको बगैर पैसों के आपको उसके ऊपर एडवाइस करता हूँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि लोगों को इस जो हमारी ऑफर है इसका फायदा उठाना चाहिए, और जो भी उनके जेहन में सवाल आए, बहुत सारे लोग पूछते हैं, खासतौर पर अब ये जब से ये एक नया सिस्टम शुरू हुआ है तो लोगों ने पाकिस्तान, इंडिया और इधर उधर जो है वो बना लिए हुए हैं, दफातर बना लिए हुए हैं। 2 दिन पहले मुझे यूएई से किसी ने फोन किया, वो शख्स नर्स है, तो उसने कहा जी कि वो शख्स कोई एजेंसी है, उन्होंने कहा जी हम आपकी जॉब वहां पे करा देंगे, ये है वो है। तो आपको वहां पे सबजबाग बहुत सारे लोग दिखाएंगे, जो अल्टीमेटली आपको जो जॉब ऑफर है वो आपके एम्प्लॉयर ने करनी है, और वो आप हाँ, वो एम्प्लॉयर चेक करने का अगर आप देखें एजेंसी के थ्रू जा सकते हैं आप, ऐसा नहीं है, लेकिन एजेंसी से आप ये पता कर लें कि एम्प्लॉयर कौन है। ठीक है, अगर वो आपको कहता है कि ABC एम्प्लॉयर है, तो आप क्या करें, देखें ड्यू डिलिजेंस का प्रिंसिपल हम लॉ में कहते हैं कि आप खुद भी थोड़ा सा विजिलेंट रहा करें कि आप जो एम्प्लॉयर रजिस्टर है होम ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर उसमें जाएं और चेक करें कि ABC एम्प्लॉयर जो एजेंसी ने आपको बताया क्या वो एग्जिस्ट भी करता है क्या नहीं, क्योंकि वो रजिस्टर जो है एम्प्लॉयर का उसमें वो तमाम लोगों की डिटेल मौजूद है
जिनके पास टियर 2 का या टियर 5 का या दूसरा टियर 4 का लाइसेंस जो है वो मौजूद है। तो ये आपकी बहुत सारा एनर्जी जो है, बहुत सारे पैसे जो है वो बच सकते हैं अगर आप आ रहे हैं, इतना बड़ा आप स्टेप ले रहे हैं आने के लिए, तो थोड़ी-सी मेहनत भी फिर कर लिया करें ना। सिर्फ सारी बातें जो हैं वो एजेंसियों के ऊपर और एजेंसियों के ऊपर ना छोड़ दिया करें ना। अब ये मैं इतनी देर बता रहा था, इसके बावजूद अगर आप किसी जगह पे फँसते हैं, तो फिर आके जब रोते हैं, तो फिर गुस्सा तो मुझे बहुत आता है, लेकिन क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। जी, ऐसी इंशाल्लाह बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम भी थोड़ा शॉर्ट है, इसको जल्दी वाइंड अप करते हैं। ये विजिट वीजा के बारे में जो स्पॉन्सरशिप है उसकी लेटर मस्ट है, और अगर मस्ट है तो किस किस्म के उसमें कंटेंट्स होने चाहिए, क्या चीज देखनी चाहिए हमने? देखें देखें इसके ऊपर फिर किसी दिन पूरा प्रोग्राम करेंगे, लेकिन जैसे आपने कहा कि टाइम थोड़ा कम है, तो जी जी। मैं सिर्फ ये बता देता हूँ कि ये कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, ठीक स्पॉन्सरशिप है, लीगल नहीं है। हाँ, ये तो लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूँ, देखें जब आप एप्लीकेशन फिल कर रहे होते हैं ना, तो उसमें आपसे वो पूछते हैं कि आपका ये जो ट्रिप है, इसके ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी। तो उसमें आप बताते हैं जी 1000 पाउंड आएगी, तो वो कहते हैं अच्छा कोई और इसके ऊपर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो फिर अगर आपका स्पॉन्सर मौजूद है, तो आप कहते हैं जी मेरा स्पॉन्सर मौजूद है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो ठीक। होम ऑफिस को पता चल जाता है कि हाँ कोई बंदा क्रेडिबल मौजूद है पीछे। इसी तरीके से अगर वो आपसे पूछते हैं कि जैसे कहाँ रहेंगे जाके, तो आप वो लिखते हैं कि जी एड्रेस देते हैं कि हम यहाँ पे रहेंगे, तो वो फिर पूछते हैं कि जी ये किसका है, घर है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, तो वो फिर आप बताते हैं कि ये किसी मेरे फैमिली मेंबर्स की है, ये सारी चीजें हैं। अब जी देख ये सपोज कर लें कि अगर ये नहीं है, तो वो आपसे कहें जी कोई बंदा कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स योर टूर्स, अगर आप खुद सब कुछ कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि नो। वो अगर कहते हैं कि जी आप कहाँ रहेंगे, अगर आपके पास होटल बुकिंग है जो आपने पहले से कराई हुई है, तो वो आप होटल का नाम लिख देंगे, सारी चीजें लिख देंगे। तो वो ये जरूरी नहीं है, यानी अगर आप विजिट वीजा की एप्लीकेशन करते हैं, तो वो इस वजह से रिफ्यूज नहीं हो सकती कि जनाब आपका तो कोई स्पॉन्सर ही नहीं है, तो आपको हम कैसे। ये डिपेंड करता है कि आपने अपने आप को मेंटेन और अकोमोडेट कैसे करना है ड्यूरिंग योर विजिट। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है ठीक। कि हम किसी दिन पूरा प्रोग्राम ही जो है वो एक विजिट वीजे के ऊपर कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, जो आपने कहा कि कंटेंट क्या होना चाहिए आप हमारे स्पॉन्सरशिप में, और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, तो इंशाल्लाह वो फिर हम किसी जो है वो प्रोग्राम में जरूर बताएंगे। उम्मीद करते हैं नाजरीन आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपके ज़हन में किसी किस्म का इमिग्रेशन के बारे में या और किसी किस्म का कोई लीगल कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमारे ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप का जो नंबर मौजूद होता है वेबसाइट पे, उसके जरिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी हम अगले प्रोग्राम में उसको शामिल कर लें। और इम्पोर्टेंट बात, हमारा यूट्यूब चैनल जीएमसी टीवी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारा पेज फेसबुक पे जीएमसी नेटवर्क, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।